गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने घर पर इस कोरोना महामारी में सकुशल होंगे। आज मैं आप लोगों को भाषा के बारे में बताने जा रही हूँ कि भाषा होती क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, भाषा के कितने प्रकार होते हैं और लिपि क्या होती है, व्याकरण क्या होता है। तो थोड़ा इसके बारे में पहले ऐसे मौखिक जानकारी ले लेते हैं। भाषा क्या होता है, भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। पहले जब मनुष्य थे तो उन लोगों के पास कोई भाषा नहीं थी, आपस में बात करने के लिए, विचारों का आदान प्रदान करने के लिए कोई भाषा नहीं थी। तो वो लोग इशारों के द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करते थे। कुछ समय बीता तो कुछ मानव लोगों ने मतलब पत्थरों पे लिख लिख के कुछ चिन्ह बनाना शुरू कर दिए। इसके द्वारा वो लोग बात करना चाहे, इससे भाषा का विकास होता चला गया। तो सबसे पहले जानते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं या मन के भाव को अपने विचारों को एक दूसरे के समक्ष प्रकट करने का जो माध्यम है वो है भाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। भाषा के दो प्रकार होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा उसे कहते हैं जो हम मुंह से बोलते हैं और दूसरा कोई सुनकर समझता है, वो मौखिक भाषा होती है। लिखित भाषा होता है कि जब हम लिखते हैं और दूसरा कोई पढ़कर समझता है, उसको लिखित भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा में एग्जाम्पल, जैसे हम किसी से फोन पे बात कर रहे हैं तो वो सुन के हमारी बातों को समझ रहे हैं, वो मौखिक भाषा है। अगर कोई अखबार पढ़ रहा है, कोई चिट्ठी पढ़ रहा है, तो वो लिखित भाषा है, क्योंकि हम लिखा हुआ चीज वो पढ़कर समझता है। तो आगे जान लेते हैं पहले भाषा के बारे में। भाषा भाषा को अंग्रेजी में लैंग्वेज कहते हैं। भाषा जान लेते हैं। भाषा के दो प्रकार होते हैं, एक होता है मौखिक और दूसरा है लिखित। मौखिक भाषा जो मुंह से बोलते हैं, दूसरा सुनकर समझता है। लिखित भाषा वो है जब हम लिखते हैं और दूसरा पढ़कर समझता है। अब तो भाषा के बारे में क्लियर हो गया होगा कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं। अब ये सोचते हैं कि हमारे भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे भारत में 28 राज्य हैं, तो 28 राज्यों में 28 भाषाओं का उपयोग किया जाता होगा। पहले भारत में हमारे 18 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी, लेकिन उसमें कुछ विद्वानों ने 4 भाषाओं को और जोड़ दिया, तो 4 भाषाएं जुड़ गई। तो 18 भारतीय संविधान में 8वीं सूची के तहत हमारे संविधान में 8वीं सूची के अंतर्गत 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। चलिए अब दूसरा टॉपिक है लिपि। लिपि कहते किसे हैं? भाषा बोलते समय जो हम कुछ शब्द जो है, कुछ वर्ड हैं हमारे मुख से निकलते हैं, उनको लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं जिनको लिपि कहते हैं। तो सिंपल तरीके से भाषा के लिखने के ढंग या विधि को लिपि कहते हैं। जैसे हमारी हिंदी है, हिंदी भाषा है, तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में। संस्कृत भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है।
उर्दू है, उर्दू की जो लिपि है वो फारसी लिपि है। पंजाबी है, पंजाबी गुरुमुखी में लिखा जाता है, गुरुमुखी लिपि है इसकी। इसलिए सारी भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती हैं। तो पहले लिपि का डिफिनेशन लिख लेते हैं। लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखने के ढंग या भाषा के लिखने के ढंग या विधि को लिपि कहते हैं। या भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह, भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। उन्हें लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं जिन्हें लिपि कहते हैं। या फिर जैसे हम हिंदी में क ख ग लिखते हैं तो वो उसकी लिपि है। उसकी लिपि, हर भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है। तो सारी भाषाएं भी लिपियों के अनुसार लिखी जाती है। कुछ न कुछ उनका अलग अलग चिन्ह होता है। तो लिपि के बारे में पता चल गया कि भाषा के लिखने की ढंग या विधि को लिपि कहते हैं। जैसे आप लोग नोट करना भी चाहे तो कर सकते हैं। जैसे हिंदी की लिपि होती है देवनागरी, इसको वैज्ञानिक लिपि भी बोला जाता है। देवनागरी लिपि को हम वैज्ञानिक लिपि भी कहते हैं। संस्कृत की भी यही लिपि है, देवनागरी। संस्कृत भी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। और उर्दू है, उर्दू की लिपि होती है फारसी। ऐसे ही हो गई पंजाबी की गुरुमुखी होती है। ऐसे ही अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती हैं। अब तो समझ में आ गया होगा भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने प्रकार होते हैं, लिपि किसे कहते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। अब आते हैं बोली और भाषा में अंतर। बोली और भाषा में अंतर क्या है उसको जान लेते हैं। बोली एक जो है क्षेत्र तक ही सीमित होती है, लेकिन भाषा राज्य स्तर तक सीमित होता है। बोली का जो क्षेत्र है वो ऐसे क्षेत्र विशेष में ही बोली जाती है, लेकिन भाषा का स्तर जो है वो व्यापक होता है। वो राज्य स्तर पर बोला जाता है। तो भाषा का जो साहित्य है वो लिखित होता है, लेकिन बोली का जो साहित्य है वो लिखित नहीं होता और मौखिक होता है। बोली हमेशा मुंह से बोलने पे हमेशा चेंज होती रहती है। कोई कुछ किसी तरह से बोलेगा, कोई किसी तरह से बोलेगा, लेकिन भाषा जो है उसका लिखित साहित्य होता है वो कभी चेंज नहीं होता है। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं। भाषा के रूप में कुछ और जानकारी ले लेते हैं कि हमारी जो भाषा हिंदी भाषा है वो हमारे संविधान में मतलब कब उसको मान्यता प्राप्त हुई, कब उसको स्वीकार किया गया।
तो 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान के अंतर्गत हमारी हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसलिए हर 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसको नोट कर लेते हैं। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसी कारण हर 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हर 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949 को। अब आते हैं मातृभाषा पे। मातृभाषा क्या होती है? माँ द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा होती है वो उसको मातृभाषा कहते हैं। बच्चे अपने घर परिवार में सबसे पहले जो उनको परवरिश दिया जाता है वही की भाषा, जो माँ बोलती है, जो पिता बोलते हैं, घर के जो अन्य सदस्य बोलते हैं, उनके द्वारा जो बोली जाती है, जो भी चीजें बोली जाती है, बच्चा उसी को सीखता है, उसी को कंज्यूम करता है। इसीलिए मातृभाषा उसको कहते हैं, जो माँ द्वारा बोली जाती है उसको मातृभाषा कहते हैं। तो मातृभाषा के बारे में आप लोग जान गए हैं। आप चलते हैं साहित्य पे। साहित्य क्या है? साहित्य साहित्य दो भागों में बटा हुआ है। पद्य साहित्य और गद्य साहित्य। पद्य साहित्य और गद्य साहित्य। पद्य साहित्य में आते हैं जैसे रस हो गया, दोहा हो गया, सोरठा हो गया, कविता हो गई, ये सब पद्य साहित्य में आते हैं। और गद्य साहित्य में आता है जैसे नाटक हो गया, कोई कहानी हो गई, किसी का संस्मरण हो गया, ऐसे। तो पद्य साहित्य जो है साहित्य को दो भागों में बांट सकते हैं, पद्य साहित्य और गद्य साहित्य। पद्य साहित्य में रस, दोहा, सोरठा, कविता आदि आते हैं और गद्य साहित्य में आता है नाटक, कहानी, संस्मरण आदि। निबंध भी इसी में आता है गद्य साहित्य में। अब आते हैं व्याकरण पे। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। जैसे कोई बच्चा कोई शब्द बोल रहा हो, कोई वाक्य बोल रहा हो, अगर कोई शब्द बोलता है कि जैसे कमल को अगर इधर उधर उसके वर्डों को इधर उधर करके बोले, जैसे कमल है, जैसे कमल है, कमल को अगर हम उलट के लिखें,
उल्टा करके लिखे तो हो जाएगा गलत। ये एक निरर्थक शब्द है, निरर्थक शब्द जिसका कोई अर्थ, ये सार्थक शब्द है। सार्थक मतलब होता है जिसका कोई अर्थ निकले, और निरर्थक मतलब होता है जिसका कोई अर्थ ना निकले। सार्थक, सार्थक शब्द क्यों कहा गया है? क्योंकि ये कमल शब्द से पता चल रहा है कि एक फूल का नाम है। क्या है? एक फूल है, लेकिन इससे कोई भी अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। इसलिए तो व्याकरण हमें शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। जैसे शब्दों को अगर शुद्ध रूप से जानना हो तो हमें व्याकरण के द्वारा ही पता चलता है। वाक्य भी हो गया, जैसे वाक्य हो गया, राम घर जाता है। राम घर जाता है एक शुद्ध वाक्य है, ये सार्थक वाक्य है क्योंकि इसमें सार्थक शब्दों का प्रयोग किया गया है। अगर इसी को हम उल्टा कर दें कि राम जाता है घर, इसका कोई पूर्ण अर्थ नहीं निकल रहा है। तो इन सब चीजों की जानकारी हमें किसके द्वारा मिलती है? व्याकरण के द्वारा। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें शुद्ध रूप की जानकारी मिलती है। व्याकरण हमें शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। जैसे कोई भी वर्ड हो, कोई भी शब्द हो, कोई भी वाक्य हो, सबको लिखने के लिए शुद्ध रूप से किसी चीज का ज्ञान पाने के लिए हमें व्याकरण की जरूरत होती है। तो व्याकरण ही एक ऐसा शास्त्र है जो हमें शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण को 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से भाग हैं? व्याकरण को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ये है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, और तीसरा है वाक्य विचार। वर्ण विचार के बारे में हम वर्णों के बारे में विचार करते हैं या वर्णों के बारे में अध्ययन करते हैं। और शब्द विचार में शब्दों के बारे में अध्ययन करते हैं, शब्दों के बारे में विचार करते हैं। और वाक्य विचार में वाक्यों के बारे में। ये था व्याकरण के बारे में। पता चल गया होगा कि व्याकरण क्या है। व्याकरण हमें शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना पढ़ना तो हम व्याकरण के माध्यम से ही कर सकते हैं। तो व्याकरण का सबसे आसान डिफिनीशन है कि भाषा को शुद्ध रूप से लिखना पढ़ना व समझना आ जाए उसे व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण के 3 टाइप्स होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार में वर्णों के बारे में अध्ययन किया जाता है और शब्द विचार में शब्दों के बारे में, वाक्य विचार में वाक्यों के बारे में। तो आज आपकी ये भाषा का जो चैप्टर है वो आज यही खत्म होता है। और धन्यवाद। जय हिंद।